हाँ जी, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। नई शीट खोल लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। अब सर्कल्स चैप्टर जो था, सर्कल चैप्टर कह रहा हूँ, सर्कल जो था इसके बारे में हम जान चुके हैं जब हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल करा है। हमने पहले चैप्टर नंबर 12 कर लिया है, 13 कर लिया, अब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। तो सर्कल का इंट्रोडक्शन मतलब सर्कल के बारे में अब आप जानते हो क्या क्या होता है। उसके अंदर डायमीटर होता है, रेडियस होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, सेंटर क्या था, ठीक है। और ये पहले से ही जानते हो, कोई नई चीज़ नहीं है अगर वो क्लास नहीं भी ली होगी। ये है सर्कल और ये है इसका सेंटर, ठीक है। ओ जो है इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर से जो लाइन उसकी बाउंड्री को टच करेगी वो होती है रेडियस, ये हमें मालूम है। एक लाइन जो सेंटर से पास करे और सर्कल को दो जगह टच करे वो होता है डायामीटर, मालूम है आप लोग को, ठीक है। और एक लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करे उसको कोड भी बोलते हैं, लेकिन जो सेंटर से पास करती है वो कोड है, लॉन्गेस्ट कोड है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है डायामीटर, तो उसको डायामीटर ही बोलेंगे। कोड भी है वो, लेकिन डायामीटर उसको बोलना है आपने, ठीक है। और एक लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करे लेकिन सेंटर से पास ना हो उसको हम कोड ही बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करे वो होगी कोड, और जो सेंटर से पास करे दो जगह टच करे वो भी कोड है, लॉन्गेस्ट कोड है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है डायमीटर, ठीक है जी। और आगे एक लाइन जो सर्कल को काट के चली जाए वो होती है सीकेंट, ठीक है। यहां तक का हमने पढ़ रखा है, शायद सीकेंट नाइन्थ में तुम लोग को मैंने बताया होगा, और नहीं तो आप समझ लो कि जो लाइन सर्कल को दो जगह काट के जाए वो होती है सीकेंट। जैसे कि कोड का एक स्पेशल केस बन गया था तो उसको हमने डायमीटर बोला था जो कि सेंटर से पास कर रही थी, ऐसे ही सीकेंड का भी एक स्पेशल केस बनता है। सीकेंड में भी एक स्पेशल केस है, वो क्या है, मैं एक सर्कल, इसी सर्कल को ना कॉपी कर लेता हूँ और ये कर दिया पेस्ट। देखो ये एक सीकेंड है, ये भी सीकेंड है, ये भी सीकेंड है, यानी कि ये सीकेंड मैं ऐसा करता हूँ, एक सीकेंड बना देता हूँ, ऐसे ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, एक ही बनाता हूँ, उससे समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और इसका कलर कर देते हैं चेंज, रेड कलर ले लेते हैं। ये सीकेंट है, अभी क्या है, ये सीकेंट, क्योंकि सर्कल को दो जगह काट के जा रही है, ये एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, ठीक है। अब इस लाइन को कॉपी करता हूँ, सीकेंट को, और ये सीकेंट देखो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये यहाँ से यहाँ आ गई, 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 और फिर मैं इसको और नीचे ले जा रहा हूँ, और नीचे ले जा रहा हूँ। अभी तक ये सीकेंट है, ये यहाँ पे भी रख दूंगा सीकेंट है, यहाँ पे भी रखूंगा ये सीकेंट है, यहाँ पे रख दूंगा सीकेंट है, क्योंकि सर्कल को दो जगह काट रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इस जगह पे रख दूं, अब ये क्या कर रही है, सर्कल को दो जगह नहीं काट रही, यानी कि जो ये ए और बी पॉइंट था, ये वाला ए पॉइंट था और ये वाला बी पॉइंट था, समझो कि ये ए और बी पॉइंट इस सीकेंड के साथ मूव कर रहे हैं। सीकेंड जहां शिफ्ट हो रही है वहीं पे ए और बी पॉइंट मूव कर रहे हैं। जब सीकेंड एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएगी सर्कल के अंदर कि जहां पे ए और बी पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, ए और बी पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो इस टाइम इसको सीकेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट, चेंज। ठीक है। अब टेंजेंट पढ़ना है, टेंजेंट पढ़ना है, वो पढ़ने की और बोलने की अपनी अपनी वो है, जैसे मर्जी बोल लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्या है ये है टेंजेंट। क्या मतलब हुआ, टेंजेंट क्या होगी, जो सर्कल को एक जगह काट के जाए बोलो या एक जगह टच करके जाए बोलो, अब जैसे मर्जी आप समझ लो, ठीक है। यानी कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे टच करेगी या एक ही जगह पे काटेगी, ठीक है। तो काटना
काटने वाली बात अगर मैं बोलूंगा ना, तो सर्कल को काटती हमेशा दो तरफ ही रहेगी लाइन। टच करने वाली बात वो एक तरफ टच करके जाएगी, यानी कि जब ए और बी कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी कि अभी ये या तो ए बोल दो या ये खाली बी बोल दो, या इन दोनों को हटा के कोई नया नाम डाल दो, मैं फिलहाल पी डाल देता हूं। तो ये इस पॉइंट पी पे इसको टच करके अगर जा रही है एक लाइन, सर्कल को एक जगह पे टच करके निकल जाए, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये है जी टेंजेंट। और इस साल 10th क्लास में आपने टेंजेंट को पढ़ना है। ठीक है, रेडियस, डायमीटर, सीकेंड पे तो हमने ज़्यादा काम किए ही नहीं वैसे भी। तो अब नया जो टॉपिक है वो है टेंजेंट, टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, अब टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह पे टच करके जा रही है, हमने समझा अभी कि सर एक जगह पे टच करके जा रही है। ठीक बात, हाँ जी ठीक बात, एक ही जगह पे टच करके जाती है। तो जब सर्कल को एक जगह पे टच करके जाएगी, तो उस टच करने वाली जगह का भी एक नाम दिया उन्होंने, उसको बोला गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो समझ गए आप, जहां पे सर्कल और टेंजेंट मिलती हैं वो हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कांटेक्ट तो हो रहा है ना सर्कल के साथ, इस लाइन का कांटेक्ट हो रहा है, तो उसको बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पी जो है इसको मैं पी नाम अंदर देता हूं, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, टेंजेंट सर्कल को एक जगह टच करके जाएगी, और जिस जगह पे टच करेगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई आप लोग को? नो सर। नो सर। कोई भी बात जो आप पूछना चाहते हो इसमें, अभी जो हमने बता दिया है उसमें कोई डाउट हो, कोई भी दिमाग में नया क्वेश्चन बन रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कह सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नई चीज मत पूछो, अभी आगे सिलेबस में जो है वो मत पूछना, क्योंकि वो तो पढ़ाना है। जितना पढ़ा दिया, जितना भी समझाया, उसमें कोई प्रश्न बनता है तो बताओ मेरे को। सर सीकेंट हमारे सेंटर से भी पास हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सीकेंड सर्कल से पास हो, सर्कल को दो जगह काट देगी, वो कहीं से ही पास हो सकती है, सेंटर से भी हो सकती है। दो जगह जो टच कर देगी वो डायमीटर होगा, कट करके चली जाएगी वो डायमीटर नहीं होगा। अगर वो लाइन सेगमेंट बना दोगे आप और टच करने वाले पॉइंट्स को लेके चलोगे, फिर तो वो है आपका डायामीटर। लेकिन अगर वो काट के निकल जाएगी तो फिर मैं उसको डायामीटर नहीं बोलूंगा, उसको सीकेंड बोलूंगा। ठीक है, तो अगर सेंटर ओके। से कोई सीकेंड पास कर रही है या सेंटर से कोई सीकेंड जा रही है, तो वो एक तरीके से उसका कुछ हिस्सा डायमीटर का है, कह सकते हो। ठीक है, लेकिन टेंजेंट को ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसी के अंदर एक बात और कर देते हैं कि मानो कि ये वाला पॉइंट, ब्लू वाला पॉइंट, ये जो है ये है सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, नॉर्मली सेंटर को हम ओ नाम देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि ओ ही देना है। ठीक है, जब आपका मन करे आप ओ की जगह कोई और डाल देना, तो ज्यादातर हम ओ ही डाल के चलते हैं सेंटर को। ठीक है, तो ओ इसका सेंटर है। तो सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस को टच करेगी वो क्या होती है, रेडियस होती है। अब इस ये पी पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, पी पॉइंट ये है। ठीक है, अब पी पॉइंट से ओ को मिला दो, तो ये क्या चीज बन गई, रेडियस। ये है रेडियस, ये ओ सेंटर है, और पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ओपी क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो जो रेडियस होगी या जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट इसको क्या बोला गया, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस डाली जाएगी, टेंजेंट कहीं पे भी हो सकती है, जहां पे भी बनेगी वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा डेफिनेटली। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस आप डालोगे, यानी कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को अगर आप मिलाती हुई एक लाइन बना दोगे, तो वो रेडियस हो जाएगी, और वो रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होती है, या टेंजेंट रेडियस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब जैसे मर्जी समझ लो उसको, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगी। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं आपकी बुक के अंदर, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स में पढ़वा देता हूँ आपको। वो कह रहा है टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट वर्ड मेरे को नहीं लगता ज़्यादा अच्छा है, टच वर्ड ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। जो टच करेगी एक लाइन सर्कल को
वो एक जगह पे जहां टच करेगी वो लाइन होगी टेंजेंट, और वो एक ही जगह पे टच करेगी। आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर वो कोई पॉइंट दिया उन्होंने, वो उन्होंने कह दिया टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सीकेंड, वो मैंने आपको समझाई दी है। हाँ, ये रहा थ्योरम 10.1 क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, जो टेंजेंट है एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट तो है हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बन रही होगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। आगे बात समझ में क्या यस नहीं आई? सर। ठीक है, यस सर। इस बात को प्रूव कर देते हैं, यानी कि थ्योरम 10.1 को प्रूव करते हैं। तो ये है ही नहीं यहाँ पे, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। थ्योरम 10.1 है, दो ही थ्योरम है आपके इस साल इस चैप्टर के अंदर, 10 चैप्टर के अंदर, तो बड़ी आसान सी छोटी मोटी सी थ्योरम्स है। समझो जरा क्या कह रहा है इसके अंदर। ये वाली थ्योरम मेन समझने वाली है, इसके अंदर समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वही वाला डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। सर्कल तो शायद मैंने कॉपी करा ही हुआ था, लेकिन चलो कोई नहीं, वो हट गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँगा ना, मैंने बोला था कल वो चीज़ अगर है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। कोई बात नहीं, जो आए हैं ठीक है, मैंने 10 बार इनको समझा दिया था। अब ये बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्कल बना और सर्कल का ओ सेंटर दे देते हैं नाम और पी देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गई रेडियस। अब हमें प्रूव करना है कि ये रेडियस और ये टेंजेंट, टेंजेंट का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, तो इस रेडियस के ऊपर जो टेंजेंट आ रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है या परपेंडिकुलर है, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है, गिवन में क्या क्या बातें हम लिखें कि भाई ए सर्कल with center O and AB is the tangent to a circle at P। अब ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि एक टेंजेंट है, AB एक टेंजेंट है, और एट P का लिखने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होगी P या Q या R, जो भी आप लिखना चाहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो वो यहाँ हो जाएगा। तो P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और A और B यहाँ पे टेंजेंट है। ठीक है जी, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एंगल ओ पी पी इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ दिया नहीं हुआ तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। ये वाला जो एंगल है ओ पी बी या ओ पी ए 90 डिग्री, अगर एक 90 का हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही हो जाने वाला 90, लीनियर पेयर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो कैसे करें कि इस लाइन के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस जा रही है वो परपेंडिकुलर है, रेडियस के ऊपर टेंजेंट परपेंडिकुलर है, कैसे प्रूव करें इस बात को। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, समझने वाली बात है। क्या कर रहा हूँ मैं, टेक ए पॉइंट Q ऑन ए बी के ऊपर मैंने एक पॉइंट Q ले लिया। आप ये Q यहाँ ले सकते हो, Q से ज़्यादा पॉइंट डालने, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स लेने या ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हो। मैं समझाते टाइम थोड़े ज़्यादा ही लूँगा, लेकिन लिखते टाइम मैं एक ही ले रहा हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लिखूंगा उतने ज़्यादा मेरे को भी लिखना पड़ जाएगा, जितने ज़्यादा पॉइंट्स लूँगा। समझाते टाइम मैं समझा दूंगा 2-3 पॉइंट्स लेके। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया Q ए बी के ऊपर एंड ज्वाइन ओ क्यू इंटरसेक्टिंग सर्कल एट, अब डाल देते हैं लाइन और देखते हैं कि सर्कल को कहाँ पे वो कट कर रही है। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो डॉटेड डाल देता हूँ और ये AP को पूरा काला कर देते हैं, एक ही लाइन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट ये हो गया, ब्राउन ले लेते हैं।
तो ये हमने क्यू पॉइंट लिया ए बी के ऊपर, वो कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी आपकी चॉइस है, कोई ये नहीं कि मिड पॉइंट पे लेना है या आपको थोड़ा दूर लेना है या पास लेना, कहीं पे भी लो, ठीक है। हमने कहीं ऐसा नहीं लिखा मिड पॉइंट लिया, हमने कहा कि सिर्फ क्यू एक पॉइंट लिया ए बी के ऊपर और वो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये सर्कल को कहीं ना कहीं काट रहा है, हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो उस पॉइंट को नाम दे दिया एन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एन दे देता हूँ। यहाँ तक की बात अपने को समझ में आती है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, क्योंकि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल और पी जो है वो उसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट है। ऐसे ही आप देख रहे हो कि ओ तो सेंटर है ही, वो तो पूरे सर्कल के लिए एक ही सेंटर है, लेकिन एन पॉइंट एक और आ रहा है जो कि उसकी बाउंड्री पे ही आ रहा है, सर्कल की बाउंड्री पे आ रहा है, इनकी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है, तो इसका मतलब ओ एन भी क्या हुआ, रेडियस ही हुआ, ये भी रेडियस हुआ। लेकिन जो ओ क्यू डिस्टेंस है वो ओ एन से बड़ा है, कुछ बड़ा है, कितना बड़ा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो बड़ा है, ये तो समझ में आ रहा है देखने से कि कुछ बड़ा है, इतना डिस्टेंस उसमें ज्यादा आ रहा है। सही बात कि गलत बात, ये जो ये वाला पार्ट है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। आ रहा है, दिख रहा है यार। अच्छा, अगर मैं ये वाला पॉइंट क्यू वहीं पे रहने देता हूँ, एक पॉइंट और ले लेता हूँ समझाने के लिए, अब समझाने वाली बात आ रही है, ये टी पॉइंट ले लिया, तो ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी सर्कल को कहीं ना कहीं काटेगा, इसका एस पॉइंट दे देते हैं। तो इसका मतलब यहां पे भी हमें समझ में आ रहा है कि ओ एस तो रेडियस है और ओ टी का जो डिस्टेंस है ना यार, वो उसमें रेडियस से कुछ फालतू आ रहा है इसका, ये वाला। ऐसे सारे आप देखोगे, ये वाली लाइन डाल दो, तो मैं इसमें और ज्यादा पंगा नहीं लेता, क्योंकि वो फिर आप जब इसका प्रूफ बाद में कभी देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो रहोगे कि इतनी सारी लाइनें तो डली हुई हैं, यहाँ लिखा तो एक ही है, तो ये हटा देता हूँ अभी मैं और वो कहीं और समझा देता हूँ ये वाली बात। तो ये वाली फिगर छोटी सी दोबारा से बना रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारी लाइंस डाल दी इस टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि सारी लाइंस जो भी होंगी ना वो इस रेडियस से बड़ी होंगी, और ये वाला पार्ट सिर्फ ऐसा होगा जो रेडियस के बराबर होगा। ये जो पी पॉइंट है वो ही सिर्फ रेडियस तक आ रहा है, यानी कि ओ से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है वो ही रेडियस है इस ए बी लाइन के ऊपर। बाकी सारे डिस्टेंसेस जो भी होंगे ओ से, जितनी भी लाइनें इसके ऊपर डाली जाएंगी वो सब रेडियस से बड़ी होंगी। यस और नो? यस यस सर। सर। समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए तो बताना, ऐसे तुक्का मत मानना कि हाँ होंगी, पता नहीं, आ तो जानी है कि होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ इस बात को कि ओ पी और ओ एन दोनों की दोनों रेडियस के बराबर है, ठीक है। आर जो है रेडियस है, ये रेडियस के बराबर है, ठीक है। अगर मैं खाली ओ क्यू डिस्टेंस को मेजर करूं तो क्या होगा, वो ओ क्यू आएगा यार ओ एन प्लस एन क्यू, यानी कि ओ एन तो रेडियस है, रेडियस में कुछ डिस्टेंस और बढ़ रहा है, कुछ और लेंथ मिल रही है उसको एन ओ क्यू को। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो ओ क्यू है वो बड़ा होगा ओपी से, कह सकता हूं ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से, कह सकता हूं कि नहीं? यही बात तो मैंने यस सर। यही बात तो मैंने अभी समझाई है कि ओ क्यू जो लेंथ बनेगी वो हमेशा ओपी से बड़ी आएगी। ऐसे यहाँ पे जितनी भी लेंथ में बनाऊंगा ओ से, जितने भी लेंथ में बनाऊंगा ए बी के ऊपर, वो सारी लेंथ बड़ी होंगी ओपी लेंथ से, या ओपी की लेंथ इन सारी लेंथ से छोटी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि सिमिलरली OP is the smallest line segment among all line segments drawn through O on AB। ऐसे लिख सकता हूं मैं कि OP जो होगी वो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी, या इस स्टेप को ना ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो कि उल्टा करके लिख लो, OP जो होगा वो छोटा होगा OQ से। तो OP की लेंथ, जहां पे जितनी भी लेंथ डाली जाएंगी, अगर ये O था, ये देखो साइड में मैं करके बता रहा हूं, इसी मेन डायग्राम पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बार बार मुझे इरेज करना पड़ेगा। ये P हो गया, ये मानो Q था, ये R आ जाए, ये S आ जाए, ये T आ जाए, जो भी आ जाए, तो ऐसे ही OQ का जो डिस्टेंस होगा वो OP से बड़ा होगा, OR का डिस्टेंस भी OP से बड़ा होगा, OS का डिस्टेंस भी OP से बड़ा होगा,
ओ टी का डिस्टेंस भी ओपी से बड़ा होगा, और पास ले आओगे इधर तो भी ऐसे ही होने वाला है। भले हमें वो नजर ना आए, यहां से यहां हम कहें जी ये नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन इसमें भी माइनर कुछ वो फालतू डिस्टेंस इसके अंदर आ रहा है, रेडियस के लेंथ से कुछ ना कुछ फालतू इसके अंदर आ रहा है। हाँ जी, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ओपी जो है सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और हमने नाइन्थ क्लास में इस बात को समझा था कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, या किसी भी लाइन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जितने भी डिस्टेंसेस उसमें होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसा भी चाहो, बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। ये बात कहां पढ़ी थी हमने? नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो नहीं पढ़ी थी तो अब समझ के चलो कि एक पॉइंट और एक लाइन, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो बहुत सारे डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक ऐसा निकाल सकते हो, एक ऐसा निकाल सकते हो, एक ऐसा निकाल सकते हो, एक ऐसे डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। वो पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूव कर रहे थे इस बात को नाइन्थ के अंदर, ठीक है। तो इसी के हिसाब से अब आप समझो जरा, जो बातें हमने ऊपर लिख दी हैं कि भाई ओपी सबसे छोटी लाइन है इन सारी लाइंस में से, यानी कि ओ से जितनी भी लाइंस मैं इसमें डालूंगा, लाइन सेगमेंट, जितनी भी लाइन सेगमेंट ओ से ओ से ए बी के ऊपर बनेगी, उन सब में से सबसे छोटी लाइन जो है वो ओपी बन रही है। ये हम समझे इस बात को। और दूसरी बात, हमें ये पहले से ही मालूम है कि जो सबसे छोटा लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, या वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का, वो परपेंडिकुलर ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई ना कि ओपी तो सबसे छोटी लाइन है, और जो सबसे छोटी लाइन होती है किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच की जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ओपी क्या हो गया? इट इंप्लाइज कि ओपी जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है ए बी के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। बोलो जी, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? दो बातों को समझना पड़ेगा, ये इसको और इससे नीचे वाली स्टेटमेंट को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेके ही हमने अपना रिजल्ट दिया। आई बात समझ में? यस और नो कुछ तो बोल दो कि नहीं आई। यस सर, आ गई। आ चला आ गई, गई। आ गई, बस एक थ्योरम प्रूव हो गई। तो आ सकती है ये थ्योरम आपको। ये थ्योरम जब भी आएगी इसके साथ एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आ सकती है, और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोनों ही बहुत आसान होते हैं। थ्योरम को ऐसे प्रूव करना है आपने, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं क्या उन्होंने बोला है। इस थ्योरम पे बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 10.1 अभी उठा लेते हैं। यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। बताओ कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं सर्कल में? इनफाइनाइट। क्यों? 5 ही हो सकती हैं, कैसे? है ना। क्यों इनफाइनाइट पॉइंट्स होते तो इनफाइनाइट बस टेंजेंट्स सीधी हो सी बात सकते। है, क्योंकि एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट बन सकती है, तो इनफाइनाइट ही टेंजेंट्स हो गई, ठीक है ना। तो अब इसको और समझाने की तो जरूरत है नहीं, इनफाइनाइट आसान सा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। प्रश्न संख्या 2, फिल इन द ब्लैंक्स। कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ, और 1 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा आपको मुझे। हाँ जी। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट या पॉइंट्स। क्या पढ़ा अभी हमने? वन। टेंजेंट जो है सर्कल को कितनी जगह पे काटती है?
एक जगह पे, हाँ, दो वन जगह पे, पॉइंट। 5 जगहों पे, कितनी जगहों पे काटती हैं? एक जगह पे। अभी इस पढ़ लिया इसको, तो यहाँ पे 1 आ गया। पॉइंट्स का तो पंगा ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट, एक पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे एक लाइन काट दे सर्कल को, इज कॉल्ड ए सीकेंट। अभी बताया था जो सर्कल को दो जगह काट दे, दो जगह जो टच कर दे वो डायमीटर, दो जगह जो काट दे यानी कि काट के वो निकल गई इधर उधर, तो वो होती है सीकेंट। तो वे सीकेंट जो पढ़ाया आपको वो यहां पे यूज हुआ और कहीं यूज हुआ नहीं, और शायद क्वेश्चंस में भी शायद कहीं नहीं है, जहां तक मेरे को आ रही है बात दिमाग में। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में एक बार में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। रफली एक सर्कल बना रहा हूं, एक सर्कल लिया, एक टेंजेंट मैंने बना दी है जो कि टेंजेंट बनी नहीं, ये टेंजेंट बना दी मैंने, ठीक है, एक टेंजेंट ही बन गई सर्कल के ऊपर। अब इसके पैरेलल और कितनी टेंजेंट तुम बना सकते हो? एक ठीक इसके सामने एक टेंजेंट बना दी, और कोई टेंजेंट बना सकते हो? इन दोनों के पैरेलल कोई और टेंजेंट आ सकती है? सर नहीं। नहीं आ सकती। वो कहीं और बना सकते हो। तो एक बारी में कितनी टेंजेंट पैरेलल होंगी? 2। सर 2। ठीक है, ये और ये 2 टेंजेंट होंगी जो आपस में पैरेलल होगी, आमने सामने, और कोई टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, किसी और लाइन की बात करो, कोड की बात करोगे तो इनफाइनाइट कोड्स बना सकते हो जो कि पैरेलल हो, जैसे कि ये सर्कल है, ये कोड बनाई, ये कोड बनाई, ये कोड बनाई, ये कोड बनाई, तो ऐसे तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूं। यानी कि इनको इतने पास पास कर दूं कि पूरा का पूरा सर्कल ही घेर जाए, यानी कि पूरा उसका एरिया ही घेर लूं, इतनी पास पास लाइनें बना दूं। तो जैसे कि ये बनाई, इसके साथ बनाई, तो मतलब कि कहने का ये मतलब हो गया उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट कोड्स तो मैं बना सकता था, ऐसे ही इनफाइनाइट सीकेंट भी मैं पैरेलल बना सकता था, जैसे कि ये काटती हुई चली गई, ये काटती हुई चली गई, ये काटती हुई चली गई, ये काटती हुई चली गई। तो इनफाइनाइट सीकेंट भी बन सकती हैं पैरेलल, इनफाइनाइट कोड्स भी बन सकती हैं पैरेलल, लेकिन टेंजेंट एक बारी में 2 ही बनने वाली हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बना दूं, एक टेंजेंट बना दूं और कहूं और कितनी टेंजेंट इसके पैरेलल आती है, तो एक सामने और आ जाएगी, यानी कि मिलके 2 ही बनेंगी। तो यहाँ पे कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं हम? 2 पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। आगे, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, यानी कि एक सर्कल पे टेंजेंट और सर्कल में कौन सा कॉमन पॉइंट होता है, और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या नाम बोलते हो तुम? पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये भी मैंने समझा दिया आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भाई? हेलो? सर आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है। अच्छा, आ रही है पहले भी आ रही थी या बीच में ब्रेक हुई है? हाँ जी, सर, पहले भी आ रही थी। ओके। अच्छा, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थोड़े से अप करने वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, एक टेंजेंट पी क्यू है एट ए पॉइंट पी, यानी कि जब इतने को हम पढ़ लेंगे तो यहाँ पे समझ में आ गया कि एक टेंजेंट है पी क्यू, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, एक टेंजेंट है पी क्यू और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? पी। तो यानी कि इतने पे काम कर लेते हैं। पहले एक सर्कल बनाते हैं प्यारा सा, इतना बड़ा या थोड़ा, इतना ही ठीक है, और इस पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट बना देते हैं पी क्यू, और जो सर्कल को जहां पे वो टच करेगी वो पी पॉइंट देना है। ठीक है, तो टेंजेंट बनाते हैं, ये बना दी टेंजेंट, ठीक है, और सर्कल को जहां वो टच कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस पे सर्कल की जो रेडियस वाली बात है वो 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस तो मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, तो और सारी रेडियस का तो यूज है ही नहीं, क्या करूं उन सबको बना के? तो इस जो सेंटर है उससे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिला दूंगा तो ये भी रेडियस बनेगी, ये भी रेडियस बनेगी। तो मैं इस रेडियस को बना देता हूँ, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर की, रेडियस है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये एंड पॉइंट हो गया क्यू, पी क्यू टेंजेंट का। मीट ए लाइन्स थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट ओ क्यू सो दैट क्यू ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे कह रहा है कि भाई एक लाइन डाली गई है ओ से, वो इस टेंजेंट को क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यानी कि ओ से एक लाइन डाली गई, तो ये लाइन भी टूल से ही डाल देते हैं।
क्यू पे मीट करती है, और ऐसे हमारे को ओ क्यू की जो लेंथ मिलती है वो 12 सेंटीमीटर मिलती है। ठीक है जी। फिर पी क्यू को फाइंड करो। पी क्यू क्वेश्चन मार्क है। क्या समझ में आ रहा है? अभी हमने पहली थ्योरम पढ़ी कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, सर पाइथन रेडियस पे परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगी उस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ओ क्यू बन रही है, और सॉरी ओ पी बन रही है, पी क्यू टेंजेंट के ऊपर, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये दिया नहीं है, ये थ्योरम के हिसाब से हमने लिखा है। तो यहां पे लिखेंगे ओ पी इज द रेडियस एंड पी क्यू is the tangent to a circle at P। ठीक है, एक सर्कल पे टेंजेंट है पी क्यू, पी पॉइंट पे, यानी कि पी पे टच कर रही है सर्कल को, और ओ पी यहाँ पे रेडियस है। तो बाय थ्योरम 10.1 या पूरा डालना तो पूरी स्टेटमेंट डाल दो, वो वाली जो वहाँ पे लिखी हुई है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पूरी स्टेटमेंट देनी है। तो ऐसे डाल देना। टीचर से पूछ लेना अपने स्कूल में कि हम ऐसे लिखते हैं। अभी आप नंबर नंबर तो नहीं काटोगे, पेपर में आप लिख सकते हो कि ऐसे लिख देते, चलो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल ओ पी क्यू होगा ये 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, ये पहले से नहीं मालूम था हमें, ये इसके बाद हमने यहाँ डाला है। तो समझाते थे, मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 90 का हो जाएगा। अच्छा, एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो जाए वो कैसा ट्राइंगल होता है जी? वो एक राइट ट्राइंगल होता है। और राइट ट्राइंगल के अंदर अगर हमें दो साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हम तीसरी बड़े आराम से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है जी, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है नहीं, अगर है तो पूछ लेना। OP की लेंथ आ गई 5 और PQ का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, तो ये आ गया 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। कितना आता है माइनस करके यार? 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 119। इसका रूट सॉल्व होता नहीं, तो हमें पी क्यू की जो लेंथ निकालनी थी वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 119, यानी कि डी पार्ट इसका आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो हमें एक प्रॉपर्टी जो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है उसका यूज यहाँ पे हो गया कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल बनाना है, एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। हमें दो लाइंस बनानी है जो कि एक गिवन लाइन के पैरेलल है, सच दैट वन इज ए टेंजेंट, एक टेंजेंट होनी चाहिए, एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। एक टेंजेंट बनानी है और एक सीकेंट बनानी है किसी भी गिवन लाइन के। तो रफली ही काम कर देते हैं इस पे। एक बनाते हैं सर्कल, ये हो गया सर्कल, और इस पे कोई एक लाइन ले लेते हैं। टूल बाबू कहाँ है? ये हो गई एक लाइन। ठीक है, ये एल लाइन हो गई। अब इस एल लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। तो सीकेंट तो इसी की जैसी कुछ बना सकते हैं हम। ये हो गई सीकेंट, ये एक लाइन थी,
ठीक है, एक सर्कल पे एक लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल एक सेकेंड बना दी, ये पर्पल वाली, और एक टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट कहाँ से जानी चाहिए, वो सर्कल को टच करती हुई जानी चाहिए, काटती, मतलब कि दो तरफ काटती हुई नहीं जानी चाहिए, एक तरफ काटती हुई जाएगी वो, क्योंकि बुक के अंदर भी उन्होंने डेफिनेशन में इंटरसेक्ट वर्ड का यूज कर लिया, तो मैं भी वही बोल देता हूँ आपको। ये पैरेलल तो नहीं दिख रही कुछ, तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। समझ गए ना क्या करना है। ऐसे पहले पैरेलल बना लेता हूँ और फिर इसको कहीं ना कहीं चिपका देते हैं, ये लो। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गई और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है जी, बस ये बनाना था रफली, मतलब कि वो बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं बच्चे को, भाई कुछ पता भी है सीकेंड क्या है और टेंजेंट क्या है, तो ये सीकेंड है और ये टेंजेंट है, बस हो गया। नेक्स्ट थ्योरम 9 कितना हो चुका है, ले लेते हैं। जो आपकी अगली एक्सरसाइज है वो दूसरी थ्योरम पे बेस्ड है, ये सेकंड थ्योरम। यहाँ पे इन्होंने बोला था टेंजेंट सॉरी द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है जी, तो कह रहा है कि जो टेंजेंट्स डाली जाएंगी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे, वो कितनी टेंजेंट्स बनती है, पहले इसका आइडिया ले लेते हैं। ये हो गया सर्कल और ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, चलो दे देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि पी को हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देना जरूरी थोड़ी ना है। पी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी लेंथ बनेगी टेंजेंट, जो भी टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ बराबर होती है। ये सेकंड थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं इस बात को। तो टेंजेंट कितनी बनते हैं, जरा इस चीज को पे ध्यान देते हैं कि यहां से मैंने एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करी जो सर्कल को यहां टच कर रही है। ठीक है, अब दूसरी टेंजेंट या तीसरी टेंजेंट या चौथी टेंजेंट ऐसी कितनी जा सकती हैं, देखते हैं। यहाँ से एक और टेंजेंट डालते हैं, ये थोड़ा पहले पॉइंट से मिल जाए। ये दूसरी डालने की कोशिश करी और ये यहाँ पे टच कर रही है सर्कल को। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इस पॉइंट से और कितनी टेंजेंट बना सकते हो इसके ऊपर, कोशिश करके देख रहे हैं। नहीं बन रही ना, इसी के ऊपर ही जा रही है, जो लाइन जा रही है इसी लाइन के ऊपर जाएगी, अदरवाइज वो सर्कल को दो जगह काट जाएगी। ये सारी लाइंस अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सीकेंड बनती जा रही हैं, दो जगह काटती जा रही है। ठीक है, अरे भाई उधर चल, वापस उधर चल, पीछे चल पीछे चल पीछे चल, चल चल। हाँ, यहाँ पे सर्कल को टच नहीं कर रही तो टेंजेंट काय की है, ये लाइंस सर्कल को ही नहीं टच कर रही, कोई रिश्ता नहीं है इनका सर्कल के साथ, ये बना रिश्ता। ये तो वही वाली टेंजेंट के ऊपर आ गई, पहले वाली के ऊपर ही। थोड़ा सा नीचे जाता ही ये सर्कल को दो जगह टच कर गई, नीचे जाते हैं ऐसी सेम सिचुएशन। नीचे भी जहां पे उस पॉइंट पे टच करी वो पहले वाली लाइन को ही कवर करती हुई जा रही है, ये लाइन है ना, कोइंसाइड हो रही है दोनों लाइंस। तो कितनी टेंजेंट बनी यहाँ पे, दो ही बनी। तो ये लाइन फालतू में आने की कोशिश कर रही है, इसको डिलीट करना है। डिलीट का बटन कहाँ गया, ये रहा। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट डाली जा रही है भाई, हमने देखा कि दो ही डल पा रही हैं, दो से ज्यादा डल नहीं पा रही हैं। ठीक है, एक का नाम दे दिया Q और एक का नाम दे दिया यहाँ पे R, यानी कि R और Q जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। ओके, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये तो चेन नहीं है, एक ही है, ये तो ये दो तीन नहीं हो सकते। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये दोनों इक्वल लेंथ की हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, कहाँ लिखूं गिवन, कहीं जगह ही नहीं मिल रही यार। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा। इन ए सर्कल ओ सॉरी ओ नहीं है, क्यू है, क्यू पी एंड पी आर द टेंजेंट्स फ्रॉम पी एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ गई बात कि हमने यहाँ पे
क्यू पी और पी आर टेंजेंट्स बनाई हैं पी पॉइंट से, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, और एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ पे क्यू और आर। ठीक है, क्यू और आर पे, क्यू एंड आर, हाँ ठीक है, यही आना था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अंदर, समझ में आ गई ना बात? यानी कि ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है क्यू और आर। ठीक है जी। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी। क्या चीज प्रूव करनी है हमें? प्रूव क्या करना था, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं, या थ्योरम वाला पार्ट दोबारा से पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। दोनों की दोनों, या जो भी टेंजेंट हम एक्सटर्नल पॉइंट से डाल सकते हैं सर्कल पे, उन वो सारी लेंथ्स बराबर होंगी। यानी कि दो ही टेंजेंट डल पा रही हैं और दोनों की लेंथ हमें इक्वल प्रूव करनी है, यानी कि पी क्यू और पी आर को इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि ज्वाइन करना पड़ेगा सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दोनों, और सेंटर को पी से भी ज्वाइन कर दो। थोड़ा सा टेढ़ा गया है, वो समझ लेना है ना। ज्वाइन ओ क्यू, ओ आर एंड ओ पी, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। क्या कैसे करें प्रूव? देखो, ये है रेडियस, ये होती हैं इक्वल। ठीक है, एक सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती है, यानी कि रेडियाई इक्वल होती हैं। ये एंगल बन रहा है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है पहले वाली। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, वो हमने पहली थ्योरम में प्रूव करा इस बात को। ऐसे ये रेडियस है उसी सर्कल की, और ये दूसरी टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जहां पे भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा, किसी भी सर्कल पे बने तो वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या करूँ, मैं डायरेक्टली ही लिखता हूँ कि किन ट्राइंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल, और ठीक ऐसा ही जो नीचे बन रहा है ट्राइंगल, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्लू वाले ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, क्या क्या बातें इक्वल बता रहे हैं इसके अंदर? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2। येलो वाले ट्राइंगल का एंगल 1 और ब्लू वाले ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल है ईच 90 डिग्री। और यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या फिर वो पूरी प्रॉपर्टी अलग से इस बात को लिखा जाए कि एंगल 1 इज 90 डिग्री, वो थ्योरम 10.1 की पूरी स्टेटमेंट डाली जाए कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये फिर दो बारी हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि एंगल 1 अलग से दिखाना पड़ेगा, एंगल 2 अलग से दिखाना पड़ेगा। फिर दोनों की वैल्यू क्योंकि 90 होगी तो दोनों हम इक्वल दिखा सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ऐसे करके लिख सकते हो या ऐसे करके लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाना है तो वैसे कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज, ओ क्यू और ओ आर भी इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, ये जो ओपी लेंथ है, ये ओपी, ये दोनों के अंदर कॉमन साइड है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओपी और ओपी इक्वल है, कॉमन साइड है ये। तो ये कोई रूल बना वैसे? एक तो मैंने लिया एक एंगल, एक साइड और एक साइड, तो एंगल साइड साइड तो कोई रूल ही नहीं होता कॉन्ग्रुएंट करते टाइम। ए एस एस या एस एस ए कोई रूल नहीं होता। क्या कर रहा है मैंने, ये मैंने लगाया आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और अदर साइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल है, वो एंगल 1 और एंगल 2 वाली बात, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सा आया, ओपी, 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है एच, हाइपोटेन्यूज, तो ये एच हो गया। और ये आ गई कोई एक साइड, तो आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। एक सेकंड देख लो, सही लिखा मैंने नाम, ओ आर पी और ओ क्यू पी। ठीक है,
RHS रूल से मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा है। और 7th क्लास से हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पे हर बार हमने यही सीखा है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी बची हुई तीन बातें, जो भी तीन बातें बचती हैं, साइड्स बचती हैं या वो एंगल्स बचते हैं या साइड और एंगल बचते हैं, वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि QP, इधर से अगर मैं QP ले रहा हूँ तो उधर से क्या बनेगा RP, तो QP और RP इक्वल होगा CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो QP और RP इक्वल हो गया और यही तो हमें प्रूव करना था। QP और RP या PR ये हमने कर दिया। आई बात समझ में? तो अब ये नई ये नई थ्योरम जो है 10.1 के बाद 10.2 जो पढ़ी है, इसका भी बड़ा महत्व है, यूज़ है कि एक्सटर्नल पॉइंट कभी भी आ जाए और उससे जितनी भी टेंजेंट, मतलब दो ही टेंजेंट बनेगी एक सर्कल पे, तो उन दोनों की लेंथ बराबर रहेगी। ठीक है, इस थ्योरम का भी बड़ा यूज़ है आगे। तो ये समझ में आई आप लोग को? यस सर। तो इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बाकी का अगली क्लास में करेंगे काम। क्वेश्चन ही खो गया यार। बाकी एग्जांपल्स हैं, बाद में लेंगे, अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, प्रश्न संख्या पहली, क्वेश्चन नंबर 1। और 1 के अंदर ये डायग्राम भी आएगा। ये इसका तो नहीं है ना, कहीं डायग्राम उन्होंने लिखा नहीं है? नहीं, इसका नहीं है डायग्राम, तो कॉपी नहीं करना मुझे डायग्राम। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एक ही टेंजेंट की बात करिए तो मैं दोनों नहीं बनाता अभी, तो एक बनाते हैं सर्कल, टूल से बनाते हैं अच्छा सा डायग्राम। ये रहा सर्कल और ये रहा इसका सेंटर। आजा भाई सेंटर, ये रहा सेंटर। तो सेंटर नॉर्मली ओ ही होता है, इन्होंने कुछ बोला नहीं, शायद इन्होंने कुछ नहीं दिया। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। अब देखो यहाँ पे दिक्कत तुम्हें आ रही है कि यार ये Q पॉइंट सर्कल के ऊपर है या बाहर कहीं पे है, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो सर्कल के ऊपर ही किसी पॉइंट से वो टेंजेंट बना रहा हो। तो कैसे समझ में आ रहा है, इस चीज को देखेंगे कि Q पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बनाई है। ठीक है जी, यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ कि वो टेंजेंट बाहर वाले पॉइंट से को Q बोल रहे हैं या सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट को Q बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस बात को। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो रेडियस निकालने को बोल दिया, रेडियस अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क है रेडियस। एक सेकेंड, ये बार बार जा क्यों रहा है? हाँ ठीक है, रेडियस निकालनी है। ठीक है, अगर तो मैं Q पॉइंट इसको ही मान लूं, सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट को कहूं यहां से टेंजेंट जा रही है। ठीक है, तो O से Q का डिस्टेंस क्या है? रेडियस का है। तो OQ तो आपने बोल रखा है यहाँ पे कि कहाँ गया, एक सेकेंड रुको। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, यानी कि Q पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 है, यानी कि हमारे हिसाब से तो रेडियस 25 बन गई। और आपका क्वेश्चन ये है कि रेडियस निकालना है, और कहीं ऑप्शन में आपका 25 है भी नहीं, तो डेफिनेटली Q पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई। अब Q पॉइंट यहाँ पे तो नहीं है, तो मतलब Q बाहर कहीं पे है, यानी कि इस Q पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई है। ठीक है, ये हो गई टेंजेंट। अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही समझाना था कि Q बाहर है कि Q सर्कल के ऊपर ही तो नहीं है। तो जो टेंजेंट की लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि Q और P एक टेंजेंट बनी है, Q पॉइंट से एक टेंजेंट बनी है जो सर्कल को P पे टच कर रही है, और इसकी लेंथ आपके हिसाब से है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से इस Q का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं टूल से बना लेता हूं। ये आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ऐसे में रेडियस बनानी है, कितनी होगी? ये होगी रेडियस, ये निकालनी है कितनी है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो भाई OP इज परपेंडिकुलर
टू दी टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पूरा कैसे लिखूँ मैं इसको, पूरा सब कुछ बताऊँ कि ओपी टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ यार। अब क्या क्या बताऊँ मैं इसको, ओपी और पी क्यू एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम मैंने यूज़ करी है, थ्योरम यूज़ करी है 10.1। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 का हो गया, एंगल 190 का हो गया। अब ये राइट ट्रायंगल बन गया। अब राइट ट्रायंगल बनते ही फिर हम पाइथागोरस का पंगा कर सकते हैं और बड़े आराम से अब तो कैलकुलेशन कर लोगे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो भाई इन राइट ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं वही बात कि भाई किसका स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी ओ स्क्वायर के प्लस पी क्यू स्क्वायर के। अब किस किस की वैल्यू दे रखी है, ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 25, पी ओ की लेंथ है रेडियस, और पी क्यू का जो स्क्वायर है यानी कि पी क्यू की लेंथ है 24। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है शायद से। अगर कुछ गलत करूं तो बता देना। माइनस करके कितना आएगा यार 49। सर 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 का रूट यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की लेंथ आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आसान था, कुछ नहीं था इसके अंदर। तो यानी कि हमें दो थ्योरम्स को ध्यान में रखना है, बस हमारा काम होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। या चलो बाकी के अब क्वेश्चन ना मैं अगली क्लास में लेता हूँ, और ये जो एक्सरसाइज है हम अपनी एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पे, और लगभग ख़त्म हो ही जाएगी शायद अगली क्लास में ये सारी। तो ओके सर। ये दोनों थ्योरम्स को अपना एक बार करके देख लेना, दोनों का प्रूफ एक बार ही लिख के देख लेना, समझ लेना, पेपर में आ सकता है इसमें से। ठीक है, तो इतना करते हैं आज, बाकी करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।